ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इजराइल और हमास संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा। 7 अक्टूबर के स्टार्ट हुआ था, आज 12th डे है। और सबसे बढ़कर जो कल रात में मैंने जो एक दर्दनाक सीन देखा और जो मीडिया ने पूरी दुनिया को इन्फॉर्म किया कि गाजा के उस हॉस्पिटल में मलबों के नीचे दबे हुए पेशेंट, मतलब मानवता की हर सीमा पार कर गई। मैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली देयर इज द वेल नोन प्रोवर्ब कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फार्स। कहा जाता है इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहली बार त्रासदी की तरह और दूसरी बार प्रहसन की तरह, यानी नाट्य की तरह, नाटक की तरह, स्वांग की तरह। जो हमने जो टाइटल चुना है उस टाइटल पर गौर करिए। वो टाइटल नेचुरली मेरे मन में आया क्योंकि मैं जब कल विचार कर रहा था, कल नाइट में जो स्थिति बन रही थी, जो बाइडेन का इजराइल में होना, ईरान और हिजबुल्लाह की धमकी, इजराइल और हमास का कन्फ्लिक्ट, अरब कंट्रीज का ड्यूबियस अप्रोच, ये सारी चीजें मुझे बरवस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की याद दिला दिया। क्योंकि देखिए, वॉर और रेवोल्यूशन कभी योजनाबद्ध नहीं होता है। वॉर और रेवोल्यूशन अचानक घटित होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो वॉर और रेवोल्यूशन में जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं वह भी कोई प्लान करके नहीं आते हैं, ना ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस से वाकिफ होते हैं। एक सिचुएशन बनता है, इवेंट्स अपने आप को अनफोल्ड करता है और देखते देखते उस भयानक युद्ध का रूप ले लेता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आपको ले चलता हूं इतिहास के पन्नों में, मैं आपको दिखाता हूं दृश्य कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कहा जाता है वह मुद्दों का युद्ध नहीं, तनावों का युद्ध था। इट वॉज नॉट अ वॉर ऑफ इंटेंशंस, रेदर इट वॉज ए वॉर ऑफ टेंशंस। कैसे मुद्दों के बिना तनावों से युद्ध हुआ और कैसे हम एनालॉजी खोज सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में। इन दोनों की एनालॉजी मिलती है और हम यही मतलब गॉड से प्रे करते हैं कि यह सिचुएशन कंटेन हो जाए, यह कॉन्फ्लिक्ट कंटेन हो जाए और यह इस तरह से स्प्रेड ना हो। जैसे मैं आपको बताता हूं क्या सिचुएशन था। देखिए, यह था बाल्कन रीजन, यूरोप का बाल्कन रीजन। एशिया का बाल्कन रीजन है पश्चिम एशिया। ये एशिया का बाल्कन रीजन है। बाल्कन में आर्टिफिशियली बोल रहा, ओरिजिनल बाल्कन तो ये है। ये जो रीजन आप देख रहे हो, बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया। एक्चुअली घटना कुछ इस तरह की हो रही थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक मिलिट्री अलायंस बन चुका था। हालांकि इस तरह का क्लियर कट अलायंस यहां नहीं है, लेकिन हां एक सीक्रेट अलायंस तो जरूर है। एक तरफ देखिए रशिया है, यानी रूस है, बीच में जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया हंगरी है, और ऑस्ट्रिया के दक्षिण में सर्बिया है। ओके, और जर्मनी के पश्चिम में फ्रांस है। फ्रांस और जर्मनी में ट्रेडिशनल राइवलरी है। जर्मनी की कोशिश है कि फ्रांस को हम उसी तरह से बॉटल में कैद करके रखें। यह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की परिस्थिति बता रहा हूं। जिस प्रकार से जीन को एक जादूगर बॉटल में कैद करके रखता है, यह अभी से नहीं, जर्मन चांसलर बिस्मार्क के समय से ही इस तरह का प्रयास है। और दो मिलिट्री अलायंस बन चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। एक को बोलते थे ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली था। इटली आपको यहां विजिबल नहीं है और पूरब में है, सॉरी, इटली ये है, पश्चिम में है। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये ओरिजिनल अलायंस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात बता रहा हूं। ये ट्रिपल अलायंस में है। ट्रिपल इंटेंट में रशिया है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, तीन है। यूरोप बटा हुआ है। लेकिन बाल्कन क्षेत्र का इशू क्या है? बाल्कन क्षेत्र में ये ऑस्ट्रियाई साम्राज्य बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय है और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य जर्मनी से जुड़ा हुआ है और जर्मनी और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बीच अलायंस है।
ऑस्ट्रियाई साम्राज्य मल्टी रेशियल है, मल्टीलिंगुअल है, मल्टी रीजनल है, और यहां पर एक बड़ी स्लाव जनसंख्या थी, स्लाव। और एक स्लाव जनसंख्या ऑटोमन साम्राज्य के अंदर भी बड़ी सी थी, और पूरे स्लाव का जो सिरमौर या मुखिया था वो रूस था। आज भी तुम देखते हो जो रूसी गणतंत्र है वो स्लाव पॉपुलेटेड रीजन ही है, तो सबसे बड़ा सबका मुखिया यही था। और एक स्लाव पॉपुलेटेड रीजन सर्बिया भी पहले से अलग हो चुका था। तो सर्बिया और रूस में अभी आपको वैसा ही संबंध दिखेगा जैसा आपको इजराइल और हमास में दिखता है। कंप्लीट 100% तो हम एनालॉजी नहीं बैठा सकते, बट यू विल फाइंड टू सर्टेन एक्सटेंट अ सिमिलरिटी बिटवीन द टू। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले क्या था, रूस सर्बिया को प्रवोक कर रहा था कि आप एक पैन स्लाव मूवमेंट चलाओ बाल्कन क्षेत्र में, अखिल स्लाव आंदोलन चलाओ, और जब अखिल स्लाव आंदोलन चलाओगे तो उसका फायदा यह होगा कि पूरी जो बाल्कन क्षेत्र है उसके स्लाव आंदोलित हो जाएंगे। कुछ स्लाव ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत है, कुछ स्लाव हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत है। हर जगह के स्लाव विद्रोह कर देंगे जब आप आंदोलन चलाओगे, और वो सभी स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होकर एक बड़ा सा स्लाव स्टेट बनाएंगे। और रूस को स्वार्थ यह है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, वह जो स्लाव स्टेट होगा वह रूस का पिछलग्गू होगा। और सर्बिया रूस का शिष्य है, फॉलोअर, एंड रूस के इशारे पर वो काम कर रहा है। यही उस समय की परिस्थितियां हैं। अब सर्बिया के द्वारा जो अखिल स्लाव मूवमेंट चलाया जा रहा है, उस मूवमेंट से ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को डर यह हो रहा कि कहीं ऐसा न हो कि ऑटोमन साम्राज्य के अंदर से स्लाव ना निकले, हमारे स्लाव भी अलग होकर उस स्लाव राज्य में मिल जाए और जो हैब्सबर्ग साम्राज्य या ऑस्ट्रियाई साम्राज्य वो टूट जाए। इसलिए ऑस्ट्रियाई साम्राज्य सर्बिया से बहुत नाराज है। मतलब द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस हैब्सबर्ग और ऑस्ट्रियन एम्पायर बोथ आर द सेम, टू डिस्ट्रॉय सर्बिया और एटलीस्ट टू क्रश सर्बिया इफ पॉसिबल। दोनों के बीच बहुत ज्यादा एनमिटी है। और चूंकि सर्बिया रूस के इशारे पर काम कर रहा, तो रूस और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के बीच भी एनिमिटी और एनिमोसिटी है। जर्मनी और रशिया के बीच डायरेक्ट कोई तनाव नहीं है, लेकिन जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ अलायंस में बंधा हुआ है, और सर्बिया रशिया के साथ अलायंस में तो नहीं बंधा हुआ है, लेकिन उसका शिष्य है। दोनों के बीच बहुत ज्यादा एनमिटी है, बहुत ज्यादा एनिमोसिटी है। इसी बीच एक छोटी सी घटना हो जाती है जून 1914 में। आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, सेराजेवो मैसेकर, जिसमें ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्चड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया, यहां नहीं बोस्निया, जो आपको यहां पर विजिबल मैप पर नहीं है जो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा बता रहा है उसको। बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में जाता है, और वहां पर वो विजिट के लिए जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। जब उसकी हत्या होती है तो चारों तरफ बौखलाहट हो जाती है, क्योंकि अब ऑस्ट्रिया उस समय का पावर है, उसका प्रिंस का इस तरह से असैसिनेशन। और चूंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसकी हत्या करता है, उसकी सांठगांठ कहीं ना कहीं सर्बिया के साथ थी। हालांकि सर्बिया का डायरेक्ट हैंड नहीं था, उसने बहुत ज्यादा रिस्क लिया था उस तनाव के माहौल में जाने का, लेकिन वो पूरा का पूरा जो ओनस है वो सर्बिया के मत्थे चढ़ जाता है। लेकिन ऑस्ट्रिया जान रहा कि सर्बिया का डायरेक्ट हैंड नहीं है, लेकिन उसने जानबूझकर सोचा कि यही अपॉर्चुनिटी है कि हम सर्बिया के पावर को क्रश कर सकते हैं। उसने सर्बिया को धमकी दी कि 48 आवर्स के अंतर्गत, या एक टाइम ड्यूरेशन दिया कि तुम दोषी को हाजिर करो, दंड भरो, जुर्माना भरो, पेनाल्टी भरो, माफी मांगो, और हमारी जांच एजेंसी को अपने यहां जाने दो। अब जब यह कर रहा है तो सर्बिया को लगा कि भाई, और ऑस्ट्रिया ने चेतावनी दी। अब जर्मनी का मनोविज्ञान समझिए, जर्मनी का मनोविज्ञान, जर्मन साइकोलॉजी।
जर्मनी को यह लग रहा कि भाई उसके 3 पार्टनर्स थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। ये ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था। लेकिन जो इटली है वह बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं था। तो जर्मनी सोली ऑस्ट्रियाई एम्पायर पर डिपेंड कर रहा था। तो जर्मनी को लगा कि जिस तरह से सर्बिया ने इस हैब्सबर्ग साम्राज्य के साथ जिस तरह की पॉलिसी अख्तियार की है, उसका नेचुरल परिणाम हो सकता है कि कल को हैब्सबर्ग साम्राज्य टूट जाएगा, और अगर वो टूट गया तो हम एक नेचुरल पार्टनर खो देंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम ऑस्ट्रियाई साम्राज्य या हैब्सबर्ग साम्राज्य को फुल सपोर्ट दे देते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट सर्बिया के मुद्दे पर। इससे क्या होगा, सर्बिया डर जाएगा और ऑस्ट्रिया के सामने घुटने टेक देगा। तो जब सर्बिया घुटने टेक देगा तो ऑस्ट्रिया का सबसे बड़े एनिमी का दमन हो जाएगा और रूस भी अपमानित होगा। यही उसका गेम प्लान था। वो वॉर नहीं चाहता था। वो चाहता था कि हम ऑस्ट्रिया के पीछे अपना सपोर्ट अगर हमने दे दिया तो फिर सर्बिया के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा, वो सरेंडर करेगा। इधर अब जब सर्बिया पर दबाव पड़ा तो सर्बिया ने अपने बॉस रूस की तरफ देखा कि बॉस क्या बोलते हैं, अब तो हमारी जान पर शामत है, अब तो मैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा हुआ हूं और हमने तो आप ही के इशारे पर काम किया, आप क्या बोलते हैं। अब रूस की मजबूरी है कि अगर रूस उसका सपोर्ट नहीं करता तो सदा के लिए बाल्कन क्षेत्र में रूस की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो जाएगी, उसकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। तो रूस की मजबूरी हुई विशेषकर इसलिए कि अगर जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करता है तो रूस को सर्बिया को सपोर्ट करना होगा। रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय ने अपना राजदूत को भेजा कि जाकर आप पूछिए जर्मन शासक से, विलियम कैसर से। और ये दोनों एक समय था कि कजन ब्रदर्स हुआ करते थे, निक्की और विन्नी, साथ भी बचपन में खेला हुआ था, लेकिन आज 2 अलग अलग कंट्री के हेड थे। जाकर पूछिए कि सच्चाई क्या है। जब उसका दूत आके जर्मनी से मिलता है तो जर्मनी सोचता है कि सोचो ऐसा करते हैं कि रूस यह जानना चाह रहा है कि क्या हमने अनकंडीशनल सपोर्ट सर्बिया के मुद्दे पर दिया है ऑस्ट्रिया को। अगर हम हां बोल देते हैं तो इसका स्वाभाविक फायदा होगा कि रूस डर जाएगा और वो सर्बिया के पीछे नहीं आएगा। लेकिन बात उल्टी हो गई। रूसी राजदूत जब ये बात उससे सुनी तो वहीं पर वो फपक कर रो पड़ा, कि ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और खड़ा हुआ कहा कि अब तो वॉर अनिवार्य हो जाएगा। अब देखिए वॉर का प्लॉट बन रहा है, जबकि कोई नहीं चाहता। जब ये सब चल रहा है तो फिर रूस ने कहा कि ऐसा है कि अब आर्मी को मोबिलाइज करो, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में खड़ा होगा। ऑस्ट्रिया सर्बिया पर अटैक करने जा रहा है और जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है, तो हमें भी अब सर्बिया के साथ खड़ा होना होगा, तो वॉर तो करना ही होगा, तो आर्मी को मोबिलाइज करो। तो उसने जब आर्मी को मोबिलाइज किया तो रसिया है ईस्टर्न बॉर्डर पर, जर्मनी के ईस्टर्न बॉर्डर पर है। तो जर्मनी ने यह देखा कि फ्रांस तो रूस के साथ अलायंस में बंधा हुआ था, ट्रिपल एंटेंट, और फ्रांस के पास भी एक तुरुप का पत्ता था, वो सेडान के वॉर से ही प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसने सोचा कि हम अपने तुरुप का पत्ता रूस के पक्ष में फेंक दूं। उसने रूस को अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया। अब जर्मनी ने इधर भी आर्मी को मोबिलाइज किया, उधर दूसरी तरफ भी आर्मी को मोबिलाइज किया, दोनों बॉर्डर पर, क्योंकि एक बॉर्डर पर फ्रांस है, दूसरे पर रूस है। अब सारी आंखें टिकी हुई थी ब्रिटेन की तरफ कि ब्रिटेन क्या करेगा। तो कहा जाता है कि बाकी शक्तियों ने अगर कुछ करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लाया तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके लाया, क्योंकि ब्रिटेन ने उस युद्ध को रोकने की कोई गंभीर प्रयास किया ही नहीं। एंड टिल द लास्ट ही क्रिएटेड कंफ्यूजन बिटवीन द टू पार्टी। दोनों पार्टी अलग अलग ब्रिटेन की व्याख्या करते रहे। जर्मन चांसलर विलियम कैसर यही समझता रहा ब्रिटेन इस वॉर में नहीं आएगा, और दूसरी तरफ जो रूसी मोनार्क जार निकोलस सेकेंड है, उसको विश्वास था कि ब्रिटेन इस वॉर में हमारे तरफ से जरूर आएगा। और अंत में ब्रिटेन ने अपनी शर्त रखी कि भाई ये देखो, ये बेल्जियम है जिसको उसने न्यूट्रल कंट्री बनाया हुआ था, कि कोई भी अगर बेल्जियम पर अटैक करेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। और जब जर्मनी ने
फ्रांस पर अटैक किया तो बेल्जियम के रास्ते से मूव कर गया और ब्रिटेन ने भी 28 जुलाई को वॉर आरंभ हुआ था और ब्रिटेन ने 4 अगस्त 1914 को वॉर में जंप कर दिया। इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर घटित हो गया। कोई नहीं चाहता था। अब देखिए यहां क्या है, हमें दिख रहा यूएसए जर्मनी के रोल में है, इजराइल सर्बिया के रोल में, सॉरी इजराइल ऑस्ट्रिया के रोल में है और हमास सर्बिया के रोल में है और ईरान रूस के रोल में है। अमेरिका इजराइल का उसी तरह से पक्षधर बनकर खड़ा रहा है जिस तरह से जर्मनी ऑस्ट्रिया का पक्षधर बनकर खड़ा रहा था। जब फर्क यही है कि कोई एक्सप्रेसिवली मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन इजराइल का जो जियोनिस्ट लॉबी है वो यूएसए में इतना स्ट्रांग है क्योंकि यूएसए इजराइल के इंटरेस्ट के से अलग होकर चल ही नहीं सकता। एक बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत यूएसए का जो अधिकांश रिसोर्सेस है वो 33% ज्यूज के हाथ में है और ज्यूज लॉबी वहां जियोनिस्ट लॉबी काफी स्ट्रांग है। तो कोई भी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वह सरवाइव नहीं कर सकता। बराक ओबामा ने एंटी इजराइल पॉलिसी अपनाने की कोशिश की, परिणाम हुआ उसका अगले चुनाव में उसका अगला सक्सेसर जो हेनरी क्लिंटन थी वो चुनाव हार गई और डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट हुआ उसमें जियोनिस्ट लॉबी की बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए जो बाइडेन उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं कर सकता। तो यहां यूएसए इजराइल के साथ खड़ा है। अब आपको सीन मिलता है कि यूएसए से आइजनहावर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मेडिटेरेनियन के लिए खुल गया। यूएसए ने अपना वेपन्स अपने कुछ आर्मी को तैयार कर दिए और भेज दिया इजराइल के पक्ष में। उधर हमास है, वो हमास ईरान की तरफ देख रहा है। क्या कहते हैं बॉस, चूंकि आप तो जानते हो कि इट इज ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज वर्किंग एज द बिहेस्ट ऑफ अ शिया कंट्री ईरान। हमास ईरान का फॉलोअर्स है और ईरान का के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है, ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, ईरान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो हमास जब विपत्ति में है तो ईरान की तरफ देख रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ देख रहा है और हिजबुल्लाह और ईरान उधर से दहाड़ रहा है। यूएसए अपना शिप भेज चुका है ईरान को और हिजबुल्लाह को चेतावनी देने के लिए, खबरदार आप मत आना, आप आओगे तो मैं खड़ा हूं। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कितना बड़ा वॉर एस्केलेट कर सकता है। इधर रोम में आग लगी हुई थी, नीरो बांसुरी बजा रहा था। उधर BRI पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है चाइना में जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी बहुत समय के बाद अपने देश से निकलकर वहां पार्टिसिपेट कर रहा है और इस वॉर को रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा। गल्फ कंट्रीज बोल रहे लेकिन अभी उनके आवाज में इतना दम नहीं है कि वह उसको रोक सके। उनमें से बहुत सारे कंट्रीज स्वयं इजराइल के साथ अलायंस बना चुके हैं। हमास का यही मकसद रहा था कि हम जो इजराइल को जिस तेजी से मान्यता मिल रही थी उसको मैं खराब कर दूं और इजराइल को फिर ब्लैक लिस्टेड करवा दूं, जो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो गया है और बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। बस हम गॉड से यही प्रे कर रहे हैं कि यह वॉर जल्दी समाप्त हो और कम से कम जो फिलिस्तीनी सिविलियंस जो टॉर्चर्ड हो रहे, जो मास एक्सोडस हो रहा साउदर्न, आप देख रहे कि नॉर्दर्न गाजा से साउदर्न की तरफ, और जिस तरह से वहाँ इनोसेंट पीपुल मर रहे, क्योंकि हमास इस तरह के अटैक में कभी भी कल्प्रिट नहीं पकड़े जाते, इसमें कॉमन पीपुल का की कैजुअलिटीज होती है। और कई बार क्या होता है कि थोड़े से कन्फ्यूजन एक बहुत बड़े वॉर को एस्केलेट कर देते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, चूँकि हिस्ट्री में हर चीज़ की जड़ और हर चीज़ का जवाब हम इतिहास से मांग सकते, और इतिहास को इसलिए कहा जाता है कि वो एक लेसन होता है हमारे लिए, क्योंकि अतीत से हम प्रेरणा लेकर और भविष्य के लिए एक दिशा तय करते हैं। सो दैट्स वाई कि हिस्ट्री ऑलवेज टीचेज अस। केवल हमें उसके उस टीचिंग को, उसके लेसन को गंभीरता से लेना है। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, बस आज मैं यहीं रुका हुआ हूँ। बहुत जल्दी आपसे मिलूँगा एक दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।